सभी को मेरा नमस्कार। मैं खुशबू बंसल, सहायक आचार्य ABST राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि एक कंपनी जब अपने ऋण पत्रों का शोधन संचयी शोधन कोष बनाकर अगर करती है तो किस प्रकार से जनन प्रविष्टियाँ की जाती है। आज हम देखेंगे कि अगर असंचयी शोधन कोष बनाया जाता है कंपनी के द्वारा तो किस प्रकार से जर्नल एंट्रीज की जाएगी। असंचयी शोधन कोष की दशा में जर्नल प्रविष्टि करना बहुत आसान होता है, क्योंकि संचयी और असंचयी में डिफरेंस यही होता है कि जितना भी हर साल सरप्लस अकाउंट से DSF अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो पैसा हम हर साल इन्वेस्ट करते हैं DSF इन्वेस्टमेंट में। उन DSF इन्वेस्टमेंट पे जो हर साल ब्याज प्राप्त होता है तो संचयी शोधन कोष की दशा में तो वो ब्याज भी हम पुनः विनियोजित कर देते हैं। लेकिन अगर असंचयी शोधन कोष है तो डिफरेंस यही है मेन दोनों के अंदर कि इस कंडीशन में हमें ब्याज को पुनः विनियोजित नहीं करना है, अर्थात कि बहुत सिंपल बन जाता है। वहाँ पे वो टेबल की बात भी हमने करी थी, क्योंकि यहाँ पर ब्याज को भी हमें संचित करना था। तो यहाँ पे सीधी सी बात बहुत आसान हो जाएगी कि अगर 5 लाख रुपए का 5 साल बाद में शोधन करना है तो हर साल कितना ट्रांसफ़र करना पड़ेगा DSF अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए। सीधा उस 5 लाख को हम 5 साल में बांट देंगे। दूसरा, जो हर साल ब्याज प्राप्त होगा उसे भी हमें DSF अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र नहीं करके लाभ हानि खाते के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है, क्योंकि हमें यहाँ पर ब्याज को पुनः विनियोजित नहीं करना है। वहाँ पे क्योंकि पुनः विनियोजित करना था, इसीलिए प्राप्त ब्याज को भी हमने डिबेंचर सिंकिंग फंड के अंदर ट्रांसफ़र किया था। जब प्राप्त ब्याज लाभ हानि खाते में ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो सीधी सी बात है कि जो हर साल इन्वेस्टमेंट होगा वो DSF के बराबर होगा। जैसे 1 लाख रुपए से हर साल हमने DSF बनाना है तो 1 लाख रुपए से ही इन्वेस्टमेंट बनेगा हर साल, और जिस साल शोधन करना है उस साल उन इन्वेस्टमेंट को बेचकर लाभ हानि का एडजस्टमेंट करना है और फिर डिबेंचर का शोधन कर देना है। तो बहुत आसान हो जाता है अगर असंचयी शोधन कोष का प्रश्न अगर आता है तो इसे एक उदाहरण के माध्यम से हम यहाँ पर समझ लेते हैं। बजाज गैस लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2013 को 100 रुपये वाले 6012% ऋण पत्र निर्गमित किए, जिनका 3 वर्षों के बाद शोधन करना है। कितने रुपए की डिबेंचर है? 6 लाख के हैं, 12% वाले हैं और 3 साल की है बात यहाँ पर। तो 6 लाख को 3 साल बाद में शोधन करना है तो 6 लाख इज डिवाइडेड बाय 3। हर साल कितने अमाउंट से DSF बनाना है? 2-2 लाख रुपए से। बहुत सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें एंट्रीज नहीं बता रखे, डायरेक्ट अकाउंट ही बना रखे हैं, तो हम डायरेक्ट अकाउंट की बात यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले तो 1 अप्रैल 13 को हम डिबेंचर इशू करेंगे। तो डिबेंचर इशू करने की एंट्री होती है, आपको हमको पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। तो डिबेंचर अकाउंट ये रहा, उसमें हमने कर दी बाय बैंक। कब? 1 अप्रैल 13 को, ठीक है। उसके बाद में हर साल से कितना DSF बनाना है? 2-2 लाख रुपए से। तो 1 अप्रैल 13 से ईयर शुरू हो रहा है तो ख़त्म होगा 31 मार्च 13 को, 31 मार्च 14 को, सॉरी 31 मार्च 14 को हमने एंट्री करी सरप्लस अकाउंट डेबिट टू DSF कितने से? 2 लाख से। बहुत सिंपल सी बात है। खाते बंद करेंगे पहले साल 2014 में, तो डिबेंचर को तो हमने बैलेंस बचा लिया और DSF का भी हमने बैलेंस बचा लिया। एक बात और, जो हमने पहले साल हमने सरप्लस अकाउंट से DSF में ट्रांसफ़र किया था 2 लाख, 2 लाख से ही इन्वेस्टमेंट भी तो करना है। तो 2014 में हमने यहाँ पर आके देखो ये वाला अकाउंट हमने 31 मार्च 14 को 2 लाख रुपए से ही देखो इन्वेस्टमेंट कर दिया और इसका भी हमने यहाँ पे बैलेंस बचा लिया। तो ये पहले साल की एंट्री हो गई। अगला साल जब आएगा तो सबसे पहले तो क्या प्राप्त होगा? 2 लाख जो पहले साल हमने इन्वेस्टमेंट किया है उस पर ब्याज प्राप्त होगा। तो ब्याज जो हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है उनको वो देख लेते हैं। ब्याज के लिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं दे रखी है, सिंपल बोल रखा है इस कोष का जो है विनियोग करना है प्रतिभूतियों में, तो विनियोग कर दिया। ब्याज का अगर दे भी रखा होता तो हम क्या करते हैं? एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, DSF अकाउंट में नहीं करके बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर देते। नहीं दे रखा है तो हमने उसका खाता भी नहीं बनाया है। तो अगले साल आके फिर हम DSF की एंट्री करेंगे। तो अगले साल 1 अप्रैल 15 को हमने यहाँ पर सबसे पहले तो जो बैलेंस था
वो हमने फॉरवर्ड किया 2 लाख से, फिर हमने 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र किया और 4 लाख से बैलेंस बचा लिया। ठीक है। डिबेंचर का तो कुछ खास नहीं रहेगा, वो बैलेंस जो बनाया था हमने अगले साल फॉरवर्ड करके फिर से बैलेंस बचा रहेगा। डीएसएफ इन्वेस्टमेंट में अगर हम देखेंगे तो 2 लाख का बैलेंस ऑलरेडी था, पिछले साल से आया, फिर हमने इस साल 2 लाख रुपए वापस से इन्वेस्टमेंट किया तो 4 लाख का बैलेंस बच गया। बहुत आसान सब कुछ चल रहा है। फिर तीसरे साल हम क्या करेंगे, फिर से डीएसएफ का बैलेंस 4 लाख रुपए आगे ट्रांसफ़र किया और सरप्लस अकाउंट से 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए। क्लियर है मेरी बात। अब तीसरा साल क्योंकि शोधन का वर्ष है तो इन्वेस्टमेंट को बेचने का काम करेंगे। सबसे पहले 4 लाख रुपए हमने ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफ़र किया। क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमने उसको 4,10,000 में बेचा, तो सीधी सी बात है 10,000 से क्या हुआ, प्रॉफिट हो या लॉस हम डीएसएफ अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, तो टू डीएसएफ कर दिया। तो डीएसएफ में क्या हो गया यहाँ पर, बाय डीएसएफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब जो शोधन हो चुका है तो ये अकाउंट कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, जर्नल रिजर्व में। शोधन की एंट्री देख लेते हैं। 6 लाख से हमने यहाँ पे 6 लाख ट्रांसफ़र किया और तीसरे साल 2 बैंक करके हमने इसका शोधन कर दिया। और इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो बंद हो ही चुका था, है ना, जनरल रिजर्व अकाउंट बना दिया। डीएसएफ से यहाँ पे 6,10,000 आ गए और 6,10,000 का बैलेंस यहाँ पर बचा हुआ रहा। इस प्रकार से आपने देखा कि कोई किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर नहीं है, सीधा सीधा चल रहा है। जिस साल का जितने रुपए का जितने साल बाद में शोधन करना है उतने साल से डिवाइड कर देंगे, हर साल डीएसएफ बनाएंगे, उतने रुपए से ही इन्वेस्टमेंट करना है। ब्याज अगर प्राप्त हो रहा है, आपने ब्याज के बारे में नहीं दे रखा था, अगर दे भी रखा होता तो हम हर साल एंट्री कर देते जितना ब्याज प्राप्त हो रहा होता। जैसे पहले साल तो ब्याज प्राप्त होता नहीं है, दूसरे साल जो ब्याज प्राप्त होता तो 2 लाख के ऊपर सपोज करो 5%, तो 5% से एंट्री कर देते बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी तरीके से थर्ड ईयर भी हम ब्याज प्राप्त करने की एंट्री कर देते। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर असंचयी शोधन कोष बनाकर डिबेंचर का शोधन किया जाता है तो किस प्रकार से हम ट्रांजैक्शन करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, वो हमने देखा। तीसरा जो इसके अंदर होता है सिंकिंग फंड मेथड के अंदर ही, वो होता है ऋण पत्र शोधन कोष पॉलिसी। जो ये दोनों मेथड है सिंकिंग फंड के, संचयी हो या असंचयी, उसमें एक कमी रहती है कि जिस साल हमें शोधन करना है उस साल हमें विनियोग को बेचना पड़ता है। तो ये तो एक पॉजिटिव चीज़ है कि तरलता की कमी नहीं रहती है, लेकिन वहाँ पे एक अनिश्चितता रहती है। शोधन के वर्ष में उन विनियोगों का बाजार की कंडीशन कितनी है, बाजार मूल्य कितना है। अगर ज़्यादा है तब तो अच्छी बात होती है, लेकिन अगर कम है, बहुत कम, तो उस कंडीशन में एक हानि की अनिश्चितता यहाँ पर रहती है। तो इस अनिश्चितता को दूर करने के लिए यहाँ पर ये कर सकते हैं कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो किस में करें, पॉलिसी में करें, कि जो कंपनियां हैं ऋण पत्रों की राशि के बराबर क्या लेती है, एक निश्चित अवधि की पॉलिसी ले लेती है, बीमा पॉलिसी ले लेती है। उसमें हर साल क्या देना पड़ता है, प्रीमियम देना पड़ता है, और जिस साल शोधन करना होता है तो बीमित मूल्य पूरा का पूरा उतना मिल जाता है। वहाँ पे कोई अनिश्चितता नहीं रहती है। अगर 5 लाख रुपए की पॉलिसी ले रखी तो 5 लाख रुपए पूरा का पूरा वहाँ प्राप्त हो जाता है। तो जो 2 मेथड हमने देखे यहाँ पर सिंकिंग फंड वाले में भी संचय और असंचयी, तो उसकी जो एक नेगेटिव पॉइंट है उसको मतलब करने के लिए, दूर करने के लिए एक नया मेथड लगाया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा जो है लाभों में से अगर हम सिंकिंग फंड के द्वारा अगर शोधन करते हैं तो किस प्रकार से करेंगे, वो टॉपिक यहाँ पे हमारा आज खत्म होता है। नेक्स्ट मेथड जो है यहाँ पर वार्षिक आहरण द्वारा शोधन। अभी तक जो हमने मेथड देखा वो एक लमसम पेमेंट हम कर रहे थे, 5 साल बाद में, 3 साल बाद में, जब भी डिबेंचर की जो अवधि है वो पूरी हो रही थी उस साल पूरा एक साथ पूर्ण भुगतान किया जा रहा था। तो एक कंडीशन और रहती है इसमें कि अगर पूरा भुगतान एक साथ कंपनी नहीं करना चाहती है, क्योंकि एक साथ भुगतान करेगी तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम वहाँ आएगी ही आएगी, कैश की प्रॉब्लम आएगी। तो इस कंडीशन से बचने के लिए कंपनी चाहे तो ऋण पत्रों का शोधन किश्तों में भी कर सकती है। सपोज करो कि अगर 3 लाख रुपए के डिबेंचर इशू कर रखे हैं 3 साल के लिए, तो हर साल वह 1-1 लाख रुपए का भी शोधन कर सकती है। तो इस कंडीशन में बाकी तो सब कुछ सेम रहेगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा, उसका 15% ट्रांसफर करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट में। बस जो शोधन की एंट्री तीसरे साल में हम करते थे वह शोधन की एंट्री प्रत्येक वर्ष होगी। जितना जितना शोधन हर साल किया जा रहा है तो वो एंट्री
हर एक वर्ष यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा। मीरा लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 4012% ऋण पत्र 1 अप्रैल 11 को निर्गमित किए, जिनका 4 समान वार्षिक किस्तों में वार्षिक आहरण द्वारा शोधन 31 मार्च 2013 से ही प्रारंभ करना है। कब से करना है? 2013 से। ठीक है, मतलब इशू तो हम कर रहे हैं 2011 में, तो पहले तो इशू करने की एंट्री कर लेते हैं 1 अप्रैल 11 को। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 4 लाख रुपए के डिबेंचर हमने इशू किए सममूल्य पर। फिर उसको अलॉट करने की एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर 4 लाख से। इसके बाद जब ये साल खत्म होगा, 1 अप्रैल 2011 को शुरू हुआ और 31 मार्च 2012 को खत्म हुआ, तो सबसे पहले तो आपको पता है कि 25% हमें डीआरआर में ट्रांसफर करना होता है। तो 4 लाख का 25% 1 लाख हमने डीआरआर में ट्रांसफर किया। उसके बाद में 30 अप्रैल तक हमें उसका 15%, ठीक है, अगले साल जो ड्यू शोधन के लिए ड्यू होने वाले डिबेंचर है तो उसका 15%, तो 4 लाख के तो टोटल डिबेंचर थे, उसमें से 4 समान किस्तों में हमें शोधन करना था। तो अगली 31 मार्च को ड्यू कितना होने वाला है शोधन के लिए? 1 लाख। तो 1 लाख का 15% हमने इन्वेस्टमेंट कितना बनाया यहाँ पे? 15,000 रुपये। तो यहाँ पे 2012 की एंट्री खत्म हो गई। अब 31 मार्च 13 आता है, इस साल से हमें शोधन शुरू करना है। अगर आप क्वेश्चन पे नजर डालेंगे तो शोधन कब से शुरू करना है? 31 मार्च 2013 से। तो शोधन जब करेंगे 4 किस्तों में करना है, तो मैंने बताया 4 लाख है तो 4 किस्तों में 1-1 लाख का शोधन करेंगे, इसीलिए 1 लाख का 15% यहाँ पे हमने बनाया था इन्वेस्टमेंट। तो हमने शोधन किया डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख से, ठीक है, 2013 में। 2014 में हमने फिर 1 लाख का शोधन किया, 2015 में फिर हमने 1 लाख का शोधन किया और 2016 में हमने जो 2016 आया, चौथा साल आया, तो पहली बात तो जो हमने 15,000 का इन्वेस्टमेंट किया था उसको हमने बेचा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट से 15,000 रुपये आ गए। और फिर हमने चौथे साल 1 लाख रुपए का फिर हमने शोधन कर दिया, 4 किस्तों में शोधन हो गया और एट द एंड आकर हमने जो डीआरआर बनाया था उसको जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें और बाकी में चीज़ें में अंतर क्या था। बाकी में तो ये तो सेम था, इशू की एंट्री भी सेम थी, 1 लाख रुपए ट्रांसफर करने की एंट्री भी सेम थी, बस यहाँ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में अमाउंट में ट्रांसफर था कि हमेशा तो हम 4 लाख का 15% बनाते हैं इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर अगले 31 मार्च को जो ड्यू होने वाला है शोधन उसका 15% बनाना है और 4 लाख को 4 किस्तों में शोधन करना है, ठीक है। और लास्ट में आके जर्नलिज्म में ट्रांसफ़र तो करना ही करना है, तो वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वार्षिक आहरण के द्वारा शोधन किस प्रकार से किया जाता है। तो अभी तक हमने जो ऋण पत्रों का शोधन वाला चैप्टर है इसमें हमने देखा, एक तो पूंजी में से शोधन किस प्रकार से किया जाता है, दूसरा जब हम लाभों में से शोधन करते हैं तो उसमें भी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाकर हम किस प्रकार से करते हैं, सिंकिंग फंड जिसमें संचय शोधन कोष, असंचय शोधन कोष और ऋण पत्र शोधन कोष पॉलिसी के द्वारा किस प्रकार से शोधन किया जाता है। तीसरा हमने देखा कि अगर किस्तों में अगर शोधन करना है तो हम किस प्रकार से करेंगे। अब ऋण पत्र के शोधन की जो नेक्स्ट मेथड है वो हम देखेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक थैंक यू सो मच।